Hello everyone, welcome again to live session of Manolog classes. I'm Dinesh Kumar and I will take your today's the Hindu news analysis that is 6 September 2023. तो आज हम इसमें important न्यूज डिस्कस करेंगे आपके साथ. Now the first news is भारत replaces India in G20 invite from president. तो बेसिकली क्या है कि अभी जो G20 के लिए इनविटेशन जा रहे हैं उसमें इंडिया वर्ड के स्थान पर भारत शब्द को यूज किया गया है. ठीक है, तो जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके बारे में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर इनविटेशन में लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनमें कुछ कंट्रोवर्सी है. ठीक है, नाउ अब हम इसका थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट देखते हैं. सो इफ वी सी आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 1 है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, इंडिया जो कि भारत है और वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इससे ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ वी कम टू नेक्स्ट. सुप्रीम कोर्ट बेंच रिजर्व वर्डिक्ट इन आर्टिकल 370 एब्रोगेशन चैलेंज. तो जैसा हमने अपने आपको बताया था कि आर्टिकल 370 यूज टू गिव स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अब ये स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या था कि जम्मू कश्मीर में हमारे कोई भी लॉ लागू नहीं होते थे एक्सेप्ट फ्यू लॉज लाइक एनवायरमेंट ईटीसी. लेकिन अगर हम अपने किसी भी कानून को जम्मू एंड कश्मीर में लागू करना चाहते थे तो हमको वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली की परमिशन लेनी पड़ती थी. ठीक है, ये जो प्रोविजंस हैं ये एट द टाइम ऑफ एक्सेशन बने थे. मीन्स देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द टाइम, और द प्रेसिडेंसी रूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द टाइम. ठीक है, लेकिन अब सिंस 2019 से इसके स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया. तो इसके स्पेशल स्टेटस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि इसको गलत तरीके से हटाया गया. मीन्स कि इसको हटाने का जो प्रोसीजर था दैट वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल और दैट वाज नॉट लीगल. इसी के मामले में पिछले काफी समय से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने जजमेंट को रिजर्व कर लिया है. ठीक है, तो मतलब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है और अभी जजमेंट प्रोनाउंस नहीं किया है. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि इसके स्टेटहुड की जैसे कि डिमांड पहले से चली आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने ये कहा है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे आर वेंकट रमन जी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता. तो इन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है भारत सरकार की कि वो उसको यूनियन टेरिटरी ही रखे. स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की स्टेटहुड जो है वो जल्दी ही रेस्टोर होगी, लेकिन कब रेस्टोर होगी इसके बारे में कोई फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया. नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज. तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने अपनी एडवाइजरी जारी करी है रिगार्डिंग G20 और उन्होंने कहा है कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो एक स्मॉल एरिया में ही है और रूमर्स पर ध्यान ना दें. तो अगर आपको 8, 9, 10 में दिल्ली में विजिट अवॉइड करें या रोड विजिट अवॉइड करें. लेकिन अगर अर्जेंसी है तो फिर उसकी जो दिल्ली पुलिस की गाइडलाइंस है उसको
देख ले। नाउ कोर्ट समन्स सीएम दिल्ली सीएम्स वाइफ फॉर एनरोलिंग एज वोटर इन टू कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये एक लीगल पॉइंट है। तो क्या हमारे पास आर्टिकल 326 है जो एडल्ट सफरेज की बात करता है। एडल्ट सफरेज का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 साल हो गई है और 18 प्लस है, उसके पास राइट टू वोट है। ये किसके अलावा अनुसार है? इट इज बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इससे संबंधित, अच्छा, राइट टू वोट वर्ड जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन एडल्ट सफरेज का मतलब ही राइट टू वोट होता है। लेकिन हमारे पास दूसरा एक कानून है, दिस इज नॉन एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, 1951। इसका सेक्शन 62 क्लियरली रिकॉग्नाइज करता है राइट टू वोट, ठीक है। नाउ अब तो राइट टू, एक यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि राइट टू वोट हमारा कौन सा राइट है, वेदर इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और इट इज ए लीगल राइट और स्टैट्यूटरी राइट्स। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर, इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट। तो जो राइट टू वोट है वो हमारा स्टैट्यूटरी राइट है और कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है, देखिए, आर्टिकल 326 वो एडल्ट सफरेज की बात करता है और वो स्पेसिफिकली राइट टू वोट की बात नहीं करता। और सेक्शन 62 टॉक्स अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट द राइट टू वोट, ये स्पेसिफिकली राइट टू वोट की बात करता है। अब ये रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है कि अगर दो कानूनों में, जिसमें कि एक कानून हो जनरल लॉ, अब जनरल लॉ यहाँ पर कौन सा है? जनरल लॉ यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और स्पेशल लॉ कौन सा है? स्पेशल लॉ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो इफ देयर इज अ conflict बिटवीन द जनरल लॉ एंड स्पेशल लॉ, देन स्पेशल लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है यहाँ पर कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसकी एज लिमिट को 21 से 18 किया गया, ठीक है। तो पहले एज लिमिट कितनी थी वोटिंग की? 21 साल थी। लेकिन बाय वे ऑफ 61st अमेंडमेंट, इस 61st अमेंडमेंट के द्वारा इस 21 साल से इस एज को घटाकर 18 साल कर दिया गया। अब हम आ जाते हैं इस पर, तो न्यूज पर। तो बेसिकली क्या है कि हम सबका राइट ये है कि हम किसी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही वोट डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो दिल्ली के सीएम हैं उनकी वाइफ का दो जगह वोटर कार्ड बना हुआ है। तो ये वॉयलेट करता है किसको? सेक्शन 17 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए। तो इट इज इन द वायलेशन ऑफ सेक्शन 17 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, प्रज्वल रेवेना मूव्स हाई कोर्ट स्टे ऑफ वर्डिक्ट। तो जैसे आपको पता है, ये न्यूज हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस की थी, ठीक है, कि इनकी जो लोकसभा की मेंबरशिप है उसको, उनके इलेक्शन को ऑनरेबल कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया था ऑन द ग्राउंड ऑफ करप्ट प्रैक्टिस। करप्ट प्रैक्टिस से संबंधित प्रोविजन सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दिए गए हैं। करप्ट प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या ब्राइब देकर, या डिवाइन डिस्प्लेजर का फियर क्रिएट कराकर, या जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है इलेक्शन के टाइम पे जो फिल करना होता है कैंडिडेट को, उसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन देकर इलेक्शन को जीतता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो मेंबरशिप है उसको लिया जा सकता है, या उस इलेक्शन को इन ग्राउंड्स पर वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो मिस्टर प्रज्वल रवेना का जो वो है मेंबरशिप है, उसको इन्हीं आधार पर, यानी कि करप्ट प्रैक्टिस के आधार पर वॉइड डिक्लेयर किया गया था, जिसके बाद उनकी मेंबरशिप चली गई थी लोकसभा से।
लेकिन अब ये हाई कोर्ट में मूव हुए हैं अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट। नाउ विल डिस्कस दिस एडिटोरियल न्यूज, द इम्प्लीकेशन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो बेसिकली ब्रिक्स में क्या है, 5 मेंबर्स हैं और ब्रिक्स की जो है 15 ब्रिक्स समिट जॉन्सबर्ग में हो रही है। ठीक है, अब ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो पहला है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और दे हैव इनवाइटेड 6 न्यू मेंबर्स। कौन कौन से, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात फ्रॉम द वेस्ट एशिया, इजिप्ट एंड इथोपिया फ्रॉम अफ्रीका, अर्जेंटीना फ्रॉम लैटिन अमेरिका। अब यहां पर क्या है कि 5 मेंबर पहले से हैं, 6 इन्होंने और मेंबर को इनवाइट किया है, और 40 मेंबर्स जो हैं, 40 कंट्री जो हैं इसके मेंबर बनना चाहते हैं। दे हैव शोन देयर डिजायर। अब अगर ये ब्रिक्स बढ़ता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो बेसिकली जो मेन पर्पज है ब्रिक्स के एक्सपेंशन का वो है वेस्ट की हेजी मनी को कम करना, रिड्यूस करना। ठीक है, ऐसा क्यों, देखिएगा आज जितने भी हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, लाइक वर्ल्ड बैंक हुआ, आईएमएफ हुआ, ठीक है, डब्ल्यूएचओ हुआ, ईटीसी, इन पर कहीं ना कहीं वेस्ट का कब्जा। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा यूएन चार्टर है जिसको कि 1945 में ड्राफ्ट किया गया था, इसके 6 ऑर्गन्स हैं यूएन के। ठीक है, और 6 ऑर्गन में जो मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है वो है हमारा सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूएन चार्ट, और सिक्योरिटी काउंसिल में जो डोमिनेंस है वो भी वेस्ट की है। ठीक है, इसलिए इस वेस्ट की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए ब्रिक्स को एक्सपेंड किया जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो उसमें वीटो पावर होती है। सिक्योरिटी काउंसिल में 2 तरह के मेंबर होते हैं। पहला मेंबर होता है परमानेंट, तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो है वो हमारे नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 साल के लिए आते हैं और 5 परमानेंट मेंबर हमेशा रहते हैं। लेकिन इन 5 परमानेंट के पास भी एक वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि अगर कोई डिसीजन लिया जाना है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन इन 5 मेंबर की कंसेंट के बिना, कोई भी डिसीजन इन 5 मेंबर की कंसेंट के बिना नहीं होगा। दूसरी बात, इनके पास है डबल वीटो पावर। अब हम इस कंसेप्ट को समझते हैं, व्हाट इज दिस डबल वीटो। तो डबल वीटो क्या होती है, तो पहले कोई मैटर जो है वो सब्सटेंशियल है या प्रोसीजरल है, ये डिसाइड करती हैं ये 5 मेंबर। ठीक है, मान लिया कोई भी अमेंडमेंट लाना है, कोई भी प्रपोजल लाना है, तो वो प्रपोजल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लेस इंपॉर्टेंस है, इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द, कौन डिसाइड करता है इसको, इसको डिसाइड करते हैं 5 परमानेंट मेंबर। सेकेंडली, 5 परमानेंट मेंबर के पास ही पावर है कि वो इस प्रपोजल को पास करे, क्योंकि जब ये अमेंडमेंट पास होगा तभी ये लॉ बनेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसके पास डबल वीटो पावर है, और क्योंकि इस पर वेस्ट का कब्जा है तो इसलिए संसार में जो हमारा वर्ल्ड है, इट इज वी कैन से दैट इट इज गवर्न्ड बाय और डायरेक्टेड बाय द वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट की इस हिजमनी को कम करने के लिए ब्रिक्स को एक्सपेंड किया जा रहा है, और ये ही व्यू है ऑथर का, तलमिज अहमद सर का। नाउ वी कम टू डिकोडिंग द न्याय संहिता बिल। ठीक है, अब ये न्याय संहिता बिल क्या है। न्याय संहिता बिल ये है कि हमारे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को रिप्लेस किया जा रहा है।
तो इस पे जो आज का ये एक आर्टिकल है, ये लिखा है बीबी पांडे जी ने। और बीबी पांडे बहुत ही फेमस प्रोफेसर हैं लॉ के, दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी। ठीक है, तो बीबी पांडे सर इज वेरी फेमस प्रोफेसर ऑफ क्रिमिनल लॉ। ठीक है, अब इनका व्यू क्या है? इनका व्यू ये है कि जो ये डिकोडिंग किया जा रहा है या जो हम नए बिल ड्राफ्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस, ये इट इज द गुड मूव ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा क्यों इन्होंने कहा? ऐसा इन्होंने कहा कि देखिए, जो बहुत सारे प्रोविजंस हैं हमारी आईपीसी में, वो कॉलोनियल इरा की हैं। यानी कि 1860 में आईपीसी बनी थी और 1860 में इसको ड्राफ्ट किया था लॉर्ड मैकाले। तो 1860 की जो सर्कमस्टेंसेस थे वो अलग थे। और जब कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो देश या उस समय की सरकार किसी भी कानून को अपने हिसाब से बनाती है। ठीक है, तो ये कानून उन्होंने अपने हिसाब से बनाया। अब सिंस बहुत ज्यादा समय बीत गया है और अब हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, एक इंडिपेंडेंट नेशन है, तो हमारा कानून हमारे हिसाब से बनना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे जैसे लूप होल्स माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री के सेक्शन को पार्शियली स्ट्रक डाउन किया। अब पार्शियली स्ट्रक डाउन क्यों किया? तो एडल्ट्री के सेक्शन 497 कहता है, आईपीसी का ये एडल्ट्री के को डिफाइन करता है। अब ये कहता है कि अगर कोई फीमेल किसी दूसरे मेल के साथ, यानी कि अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तो वो व्यक्ति, यानी कि जो पर्सन जो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, वो उसके लिए ऑफेंस करता है इस रेफरेंस। ठीक, तो यहाँ पर विक्टिम जो माना जाता है वो हस्बैंड को माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्सन इस फीमेल के हस्बैंड की कंसेंट से फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वो क्या माना जाता है? वो कोई ऑफेंस नहीं था। तो इस आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को स्ट्रक डाउन किया और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि दिस वाइफ इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड। ठीक है, तो वाइफ हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है, मीन्स हस्बैंड वाइफ के बिहाफ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कंसेंट नहीं दे सकता। सेकेंडली क्या है कि जो सेक्शन 309 आईपीसी का है, वो कहता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एक ऑफेंस बनाता है। तो अब यहाँ पर इसमें 2017 में हमने एक अमेंडमेंट किया और 2017 का अमेंडमेंट ये कहता है कि भाई, अगर कोई पर्सन अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है तो प्राइमरीली उसको ये माना जाएगा कि वो डिप्रेशन में है और उसको पनिशमेंट नहीं बल्कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो इस तरह के जो प्रोविजंस हैं हमारे, ये इस तरह के प्रोविजंस इस बात को शो करते हैं कि हमें अपनी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस में चेंज लाना चाहिए। दिस इज द व्यू ऑफ द ऑथर इन दिस आर्टिकल। नाउ कम टू लॉज गवर्निंग फॉरेस्ट। तो बेसिकली अभी मिजोरम ने एक यूनानिमसली बिल पास किया है, रेजोल्यूशन पास किया है, जिसमें कि वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, ये अमेंडमेंट एक्ट पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट को क्या करना चाहते हैं? वो इसको इसको अपोज करना चाहते हैं। अब बेसिकली फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है? तो ये कहता है टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ मिजोरम, अमेंडमेंट अलाउ द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर रोड्स, रेलवे। बेसिकली क्या है कि जनरल रूल ये है कि जो फॉरेस्ट की लैंड है वो फॉरेस्ट की ही रहनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि जो फॉरेस्ट लैंड है उसको डिफाइन किया गया किस तरह से है? तो फॉरेस्ट लैंड, एक तो लैंड वो है कि जिस पर पेड़ लगे हुए हैं एंड दैट बिलोंग टू गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरी लैंड वो है कि किसी भी लैंड पर, बी इट गवर्नमेंट और प्राइवेट, जिस पर पेड़ लगे हुए हैं, दैट इज फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, अब ये कहता है जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 है, ये कहता है कि जो फॉरेस्ट लैंड है उसको रोड के लिए, रेलवेज के लिए और स्ट्रेटेजिक लाइनर प्रोजेक्ट के लिए क्लियर किया जा सकता है।
और इसकी लिमिट क्या है? विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो यहाँ से 100 किलोमीटर अंदर की तरफ इस एरिया में, ठीक है, सरकार के पास ये राइट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट होगा कि वो किसी भी फॉरेस्ट लैंड को रोड के लिए, रेलवे लाइन के लिए, या कोई रोड बनाना है फॉर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, उसके लिए यूज कर सकती है। अब ये जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनका कंसर्न ये है कि सरकार अगर इस तरह से करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से करेगी, तो इससे ये इनकी ऑटोनॉमी अफेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं, लाइक 370A नागालैंड के लिए है, 371G मिजोरम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सभी स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजन दिए गए। ठीक है, अब ये स्पेशल प्रोविजन इनको राइट देते हैं कि ये अपने टेरिटरी को, अपने टेरिटोरियल एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये इनके इस राइट्स को लेता है। दूसरी बात, जो बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो उनकी वो इस 100 किलोमीटर की रेंज में ही आते हैं। ठीक है, तो अगर ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हद तक इनके इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस कर सकती है। तो इसी बात को वो सही नहीं मान रहे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज एलिगेशन और दीज कंटेंशंस, दे हैव passed a resolution unanimously to opposing the Forest Conservation Amendment Act 2023. Xi Jinping speaking G20 summit a deliberate signal to India। तो बेसिकली इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये जो चाइना के प्रेसिडेंट इंडिया में G20 समिट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो ये इंडिया को ये एक सिग्नल देना चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ इनके ये डायलॉग के मूड में नहीं, और ये साथ ही साथ एक वेस्ट को भी एक सिग्नल देना चाहते हैं कि ये वेस्ट के साथ भी डायलॉग के मूड में नहीं है। लेकिन चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कहा है कि दे आर हैविंग गुड एंड मैच्योर रिलेशनशिप विद इंडिया। यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए नहीं। यहाँ पर जो अभिषेक मनी सिंघवी जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनका विचार ये है, इंडिया एंड भारत इंटरचेंजेबली, यानी कि इंडिया और भारत में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों वर्डों को और दोनों नामों को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। तो अगर इनविटेशन भारत की तरफ से गया है, यानी कि उसमें ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत नॉट इंडिया, तो इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ दिस वर्ड। नाउ we come to the last. So that's all for today, my dear students. I will come again with the next The Hindu News Analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.